नमस्कार साथियों। अर्थव्यवस्था का हमारा जो पहला टॉपिक हुआ था या पहला जो हमारा क्लास हुआ था उसमें आप लोगों ने अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के बारे में जाना था। मुख्य रूप से उसमें हम लोगों ने चर्चा की थी कि अर्थशास्त्र क्या है, उसके जनक और व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र का उद्देश्य और अर्थव्यवस्था क्या है। तो वहीं से हम शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया था कि अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का व्यवहारिक पक्ष है, अभ्यास है। यानी कि अर्थव्यवस्था ये व्यवहारिक पक्ष है और अर्थशास्त्र सैद्धांतिक पक्ष है। तो अब हमें भारतीय अर्थव्यवस्था को समझना है। उसके पहले हम सब अर्थव्यवस्था क्या होती है, उसका जन्म कैसे होता है, स्वरूप, संगठन, अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र आदि को समझेंगे। तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था को यानी भारतीय अर्थव्यवस्था ही हमें पढ़नी है, इंडियन इकोनॉमी ही हमें पढ़नी है। लेकिन उसके पहले हम सब अर्थव्यवस्था के बारे में जानते हैं। तो देखिए, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि अर्थव्यवस्था किसी खास इलाके का अर्थशास्त्र होता है। जब उसके आगे कोई खास इलाका जुड़ जाता है तो अपने आप वो अर्थशास्त्र से अर्थव्यवस्था बन जाता है। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, अमेरिकन अर्थव्यवस्था, चीनी अर्थव्यवस्था या फिर रूसी अर्थव्यवस्था, आप इसको नाम दे सकते हैं। अब सबसे पहले अर्थव्यवस्था से मैं आपको परिचित कराना चाहता हूँ कि अर्थव्यवस्था क्या है, उसमें शुरुआत कहाँ से होती है और उस सारे पहलू से आप परिचित हो जाइए, फिर टॉपिक शुरू होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि किसी भी अर्थव्यवस्था के उद्देश्य क्या होते हैं। यानी अगर कोई अर्थव्यवस्था होती है तो उसके उद्देश्य क्या होते हैं, क्योंकि हर विषय का अपना एक उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य के कोई विषय स्थापित नहीं हो सकता। तो अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है, मूल उद्देश्य को समझना है हमें। तो यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट मैंने किए हैं। सबसे पहले यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे अर्थव्यवस्था का सबसे पहला उद्देश्य क्या है कि अपनी जनसंख्या यानी अपनी जनसंख्या को आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराना। यहाँ पर दो चीज़ें लिखी हुई हैं, आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराना। देखिए, जब अर्थव्यवस्था किसी खास इलाके का अर्थशास्त्र है तो जाहिर सी बात है उस खास इलाके में उसकी अपनी जनसंख्या भी होगी। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था तो भारत की जनसंख्या, तो अपनी जनसंख्या को आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध करवाना। यानी वस्तु एक चीज़ है और एक चीज़ है सेवा। सेवा का मतलब अभी आगे आप समझेंगे। हालांकि सेवा जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, वाणिज्य, ये सब सेवाएं होती हैं। और वस्तु क्या है, जो भी दैनिक प्रयोग में हमारे जीवन में होती हैं। मैंने आपको बताई थी कि दो प्रकार की, बेसिक्स और नॉन बेसिक्स, उनको बांट सकते हैं आप सब। तो देखिए, कोई भी अर्थव्यवस्था क्या करती है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, अपनी जनसंख्या को आवश्यक वस्तुएँ और सेवाएँ उपलब्ध करवाना। और ये अनवरत प्रक्रिया होती है, ये समाप्त नहीं होती है, हमेशा चलती रहती है। जनसंख्या बढ़ती है, जनसंख्या की ज़रूरतें बढ़ती हैं, मांग में बदलाव आता है, नई नई चीज़ों की मांग होती है। और उन बदलावों के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार और जो मांग के पैटर्न हैं उनके अनुसार अर्थव्यवस्था को अपनी जनसंख्या को आवश्यक वस्तु और सेवाएं उपलब्ध करवाना होता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है कि सीमित संसाधनों का इष्टतम मतलब ऑप्टिमम दोहन करना होता है। यानी कि उस अर्थव्यवस्था के पास जो सीमित संसाधन हैं, वो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र को आप उनको कह सकते हैं, या प्राकृतिक संसाधन कह सकते हैं, उनको विस्तार से बांट सकते हैं। तो अर्थव्यवस्था के पास जो भी संसाधन हैं, तो आप जानते हैं इस बात पर चर्चा हुई थी कि संसाधन सीमित हैं और मानव की जो इच्छाएं हैं वो अनंत हैं, आवश्यकताएं असीमित हैं। तो जो सीमित संसाधन हैं उनका क्या करना है, इष्टतम दोहन करना है, ऑप्टिमम उनका प्रयोग करके अपनी जनसंख्या को जो है वस्तु और सेवाएँ उपलब्ध करवानी है। और इष्टतम दोहन करके क्या करना है, अपनी समसामयिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। यानी उसकी जो भी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करना है। तो ये तो आपको मैंने अर्थशास्त्र में भी बताया था कि अर्थशास्त्र दुर्लभ संसाधनों का प्रबंधन करता है। वैसे ही अर्थव्यवस्था भी। तो यहाँ पे मूल उद्देश्य आप समझे होंगे कि अर्थव्यवस्था क्या करेगी, आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराएगी। और इसको कराने के लिए उसे क्या करना है, अपने सीमित संसाधनों का इष्टतम दोहन करना है और अपनी समसामयिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब अर्थव्यवस्था या जो कोई अर्थव्यवस्था अपने देश के लिए वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराएगी तो उसको क्या करना होगा, उत्पादन प्रक्रिया का एक स्तर प्राप्त करना होगा। जैसे बहुत अर्थव्यवस्थाएं ऐसी होती हैं जो उत्पादन प्रक्रिया का स्तर नहीं प्राप्त कर पाती हैं, तो वो अपने नागरिकों को पर्याप्त वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध नहीं करवा पाती हैं। क्या विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं में उपभोग स्तर एक जैसा है? तो आप पाएंगे बिल्कुल नहीं। कहीं पर वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धि बहुत ज़्यादा है, कहीं पर बहुत कम है।
तो इन सब चीज़ों को करने के लिए उत्पादन प्रक्रिया के स्तर को प्राप्त करना होता है। अभी उत्पादन क्या है उसको मैं बता दूंगा आपको। देखिए, अर्थव्यवस्था के मौलिक तत्वों को आप समझिए पहले। अर्थव्यवस्था शुरू कहाँ से होती है? तो जब वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध करवाना है तो क्या करना है? उत्पादन प्रक्रिया का एक स्तर प्राप्त करना होगा। और उत्पादन प्रक्रिया को जारी रखने के लिए बड़े पैमाने पर किसकी ज़रूरत होगी? निवेश की, इन्वेस्टमेंट की। देखिए, यहीं से धागे जुड़ते चले जाएंगे अर्थव्यवस्था के कि कैसे अर्थव्यवस्था का जन्म होता है। तो उत्पादन प्रक्रिया को प्राप्त करने के लिए किसकी ज़रूरत होगी? निवेश की ज़रूरत होगी। इनको यहाँ पे अभी हम विस्तारित नहीं करेंगे, केवल रूपरेखा बनाएंगे, फिर इनको आगे आप पढ़ेंगे। अब आप जानते हैं निवेश कितने तरीके से आ सकता है किसी अर्थव्यवस्था में। सरकारी स्रोत होता है, यानी सरकार निवेश करे। जैसे सरकार कोई फैक्ट्री लगाती है, कोई उद्योग लगाती है, तो ये कौन सा निवेश हुआ? सरकार द्वारा किया गया निवेश हुआ। सरकारी योजनाओं के माध्यम से वो रोजगार देती है या वस्तुओं का उत्पादन करती है, तो सरकारी निवेश एक हो सकता है। दूसरा, एक निजी क्षेत्र से निवेश प्राप्त किया जा सकता है। इसमें अभी और विस्तारित करेंगे तो देशी स्रोत हैं, विदेशी स्रोत हैं। जैसे सरकार जो निवेश करेगी तो लोन लेगी, उसके लिए देशी स्रोत हो सकते हैं, देश के अंदर से लोन ले सकती है, विदेश से लोन ले सकती है। तो निवेश बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन आप इतना समझिए कि वस्तुओं सेवाओं को उपलब्ध करवाना, उसके लिए संसाधनों का दोहन, संसाधनों के दोहन के लिए क्या करना होगा? उत्पादन प्रक्रिया का स्तर प्राप्त करना होगा। इसके लिए किसकी जरूरत होगी? निवेश की जरूरत होगी। और निवेश कितने स्रोतों से आ सकता है? 3 स्रोतों से आ सकता है। कहाँ से? सरकारी स्रोत हो सकता है उसका, निजी क्षेत्र से निवेश आ सकता है, निजी स्रोत हो सकता है, या फिर संयुक्त सरकारी और निजी दोनों मिल करके निवेश करें। तो ये निवेश हो गया। यानी अर्थव्यवस्था का एक बिंदु आपने क्या समझा? उत्पादन। अब देखिए, उत्पादन को हम सब लोग समझ लें। देखिए, शुरू से आप धागे जोड़ते चलना, तभी अर्थव्यवस्था आपको समझ में आएगी। जैसे अर्थव्यवस्था का पूरा जो ढांचा है वो उत्पादन, उपभोग और वितरण के आसपास घूमता है, और वहीं से पूरी अर्थव्यवस्था का जन्म होता है। तो जैसे देखिए, उत्पादन एक प्रक्रिया है। तो उत्पादन क्या है, पहले इसको आप समझ लीजिए। देखिए, उत्पादन अगर कोई व्यक्ति हम यहाँ पे आपको बताना चाहते हैं कि उत्पादन के साधन या अंग क्या है, लेकिन उसके पहले मैं आपको उत्पादन बता देता हूँ। तो देखिए, उत्पादन आप किसका करेंगे? अर्थव्यवस्था में उत्पादन किसका होगा? या तो किसी वस्तु का होगा और या तो किसी सेवा का होगा। या तो उत्पादन किसी वस्तु का होगा अथवा किसी सेवा का होगा। जैसे मान लो मेरे हाथ में जो ये मार्कर है, ये एक वस्तु है और इसका उत्पादन हुआ है, मुझे इसकी ज़रूरत है, मैंने इसको ख़रीदा है। सेवा क्या है? जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हालांकि आप कह सकते हैं कि इसके बदले में कोई शुल्क नहीं ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो पढ़ाना है, शिक्षा देना है, वो कौन सा कार्य है? सेवा है। कोई डॉक्टर आपको देखता है और उसकी फ़ीस लेता है, ये भी सेवा है। तो उत्पादन जो होगा वो किसका होगा? या तो वस्तु का होगा या तो सेवा का होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, उत्पादन का सरल मतलब ये होता है कि उत्पादन एक प्रक्रिया है और उत्पादन वस्तु और सेवा का होगा। तो जो वस्तु और सेवा बनेगी उसका कोई ना कोई मूल्य होगा, उसका कोई ना कोई मूल्य होगा। इसको हम आर्थिक वस्तु कह सकते हैं या आर्थिक सेवा कह सकते हैं। तो उत्पादन प्रक्रिया के अंग तो अलग समझना है कि उत्पादन के साधन या अंग क्या हैं, उत्पादन के द्वारा क्या बनेगा, वस्तु या सेवा। और इसको हम क्या कह सकते हैं? उत्पाद कह सकते हैं, प्रोडक्ट कह सकते हैं। यानी उत्पादन प्रक्रिया के बाद जो वस्तु या सेवाएं बनेंगे उसको हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट, उत्पाद। और ये प्रोडक्ट मूल्यवान वस्तु होगी। तो मूल्यवान वस्तु कैसे होती है? उत्पादन आखिर कैसे होगी, हम किसी वस्तु को मूल्यवान वस्तु बना दें? तो देखिए, समझिए, यहाँ पर कोई भी प्राकृतिक संसाधन ले लीजिए, उसमें आप पूंजी जोड़ दीजिए, श्रम जोड़ दीजिए, तकनीकी जोड़ दीजिए, या इनमें से कोई एक चीज़ जोड़ दीजिए, वो वस्तु या सेवा बन जाएगी और उसका एक मूल्य हो जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति जंगल में जाता है और घास काट के लाता है, तो यहाँ पर उसने घास में क्या जोड़ा? अपना श्रम जोड़ा। जंगल में घास है, वो गया, उसने घास को काटा, घास को बांधा और ला करके बाजार में बेचा। तो उसने घास के साथ या घास में क्या जोड़ा? अपना श्रम जोड़ा, और उसके बदले उसने मूल्य प्राप्त किया। तो यहाँ पर घास एक मतलब जो है उत्पाद हो गई, किसी ने उसको खरीद लिया। जैसे मिट्टी एक प्राकृतिक संसाधन है और कोई भट्ठे वाला उसमें श्रम जोड़ देता है, उसमें तकनीकी जोड़ देता है। तकनीकी मतलब ईंटा बनाना, ईंट को पकाना, और उसमें पूंजी भी अपनी लगाएगा। तो इन सब चीज़ों को जोड़ करके वो क्या बनाएगा? एक आर्थिक वस्तु बनाएगा, जिसको क्या कहेंगे हम सब? ईंट कहेंगे। तो उत्पादन एक प्रक्रिया है
और उत्पादन के द्वारा किसका जन्म होता है? उत्पाद का होता है, प्रोडक्ट का होता है। और फिर इसी उत्पाद का क्या होता है? उपभोग होता है। और जो उपभोग करेगा वो क्या करेगा? मूल्य चुकाएगा। जो उपभोग करेगा वो मूल्य चुकाएगा। देखिए, ये चेन मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं ताकि अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य आप समझें। अर्थव्यवस्था का जन्म यहीं से होता है। अर्थव्यवस्था को अपनी जनसंख्या को वस्तुएं और सेवाएं देनी है, उपलब्ध करानी है। इसके लिए उत्पादन प्रक्रिया होनी चाहिए, उत्पादन प्रक्रिया में निवेश होना चाहिए। और उत्पादन प्रक्रिया से किसका उत्पादन होगा? वस्तु और सेवा का। ये फिर क्या हो जाएगा? एक प्रोडक्ट हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा। उस उत्पाद का कोई ना कोई उपभोग करेगा और उपभोग के बदले क्या चुकाएगा? मूल्य चुकाएगा। और जैसे आप मैंने बताया कि जब कोई व्यक्ति किसी प्राकृतिक संसाधन में अपना श्रम जोड़ दे अथवा तकनीकी जोड़ दे, ये श्रम, तकनीकी, पूंजी आदि जोड़ दे, तो फिर वो क्या बनेगी? एक आर्थिक वस्तु बन जाएगी, मूल्यवान वस्तु बन जाएगी, और लोग उसके बदले मूल्य चुकाने के लिए तैयार रहेंगे। तो ये उत्पादन है। और इसी फिर देखिए, उत्पादन, उत्पाद, उपभोग और मूल्य की प्रक्रिया तो है ये है। यहीं से फिर आप देखिए, बहुत आप इसको समझते चलेंगे। इसी से फिर क्या बनेगा? बाजार बनेगा। भाई मांग होगी, एक चीज़ पूर्ति होगी, मांग और पूर्ति के बीच में कीमत बनेगी, और कीमत जहाँ पर होगी वहाँ बाजार होगा। भाई जैसे मान लेते हैं कि इस व्यक्ति ने घास काटी और श्रम जोड़ा, अब घास बेचने गया। वहाँ पे घास के खरीदने वाले 4 लोग हैं, बेचने वाला 1 है, तो मतलब मांग ज़्यादा हो गई और सप्लाई कम हो गई, तो उसको ज़्यादा कीमत मिल जाएगी। यदि घास बेचने वाले 50 लोग हो जाएं, खरीदने वाले 25 लोग रह जाएं, तो आपूर्ति ज़्यादा हो गई, मांग कम हो गई, तो कीमत नीचे आ जाएगी। तो ये पूरा चक्र होता है अर्थव्यवस्था का। उत्पादन, उत्पाद, उपभोग, मूल्य, बाजार, मांग, पूर्ति, इन सब चीज़ों को हम विस्तारित पढ़ेंगे, लेकिन पहले इसमें हम समझाना आपको चाहते हैं कि यहीं से अर्थव्यवस्था का जन्म होता है। तो ये तो उत्पादन का एक पक्ष हुआ कि उत्पादन में क्या उत्पादन होगा, उत्पाद क्या होगा, उपभोग क्या होगा, उसके बाद जो उपभोग करेगा वो मूल्य चुकाएगा। यदि किसी संसाधन में हम श्रम जोड़ेंगे तो मूल्यवान वस्तु बनेगी, अथवा तकनीकी जोड़ेंगे तब भी मूल्यवान वस्तु बनेगी। अब हम सब जानते हैं कि उत्पादन के साधन क्या होते हैं, यानी कि अगर उत्पादन किसी को करना हो तो वो कौन कौन से साधन का प्रयोग करेगा। क्यों, इसको ज़रूर जान लीजिए। जैसे आप अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, आप जब पढ़ेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो वहाँ पर इसी बात पर चर्चा की जाती है कि उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण किसका है। अगर निजी क्षेत्र का है तो पूंजीवादी है, अगर राज्य का है तो वो राज्य आधारित अर्थव्यवस्था है या समाजवादी है, अगर दोनों मिल करके काम कर रहे हैं तो मिश्रित है। तो उत्पादन के साधन या उत्पादन के अंग सबसे पहले आप समझिए। देखिए, किसी भी वस्तु का अथवा सेवा का उत्पादन करने के लिए 4 साधनों की ज़रूरत पड़ती है। 4 अंग उसके होते हैं, या 4 साधन होते हैं। इसके लिए आपको क्या चाहिए? भूमि चाहिए, उसके बाद फिर क्या चाहिए? श्रम चाहिए, फिर आपको क्या चाहिए? पूंजी चाहिए, और फिर आपको चाहिए संगठन। कुछ लोग इसको उद्यमी भी कहते हैं, कुछ लोग इसको साहसी भी कहते हैं, और अर्थव्यवस्था में एक शब्द और प्रयोग होता है, जोखिम करता, जोखिम लेने वाला। संगठन या साहसी या उद्यमी, जो भी आप कहना चाहिए कह लीजिए। इसको आप ज़रूर ध्यान से देख लेना, लिखते हुए चलना। देखिए, लेक्चर पढ़ते समय आप कॉपी पेन हाथ में रखिए, लिखते हुए चलिए, नहीं लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो उत्पादन के कितने साधन होते हैं? आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, 4 साधन होते हैं। इन 4 साधनों का होना अनिवार्य है। ये उत्पादन के मूलभूत साधन या अंग माने गए हैं। इन्हीं 4 पर ही उत्पादन निर्भर करता है। अब देखिए, भूमि का यहाँ पर मतलब क्या है? भूमि का मतलब यह है कि देखिए, अब उत्पादन किसका हो सकता है? वस्तु का हो सकता है और सेवा का भी हो सकता है। जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति एक साइबर कैफ़े खोलना चाहता है, तो साइबर कैफ़े यानी कि इंटरनेट सुविधा आपको प्रदान करता है, संचार की सुविधा प्रदान करता है, तो वो सेवा क्षेत्र में जाएगा। लेकिन साइबर कैफ़े खोलने के लिए उसको क्या चाहिए? ज़मीन तो चाहिए कि नहीं चाहिए? भूमि चाहिए ही चाहिए। भूमि का मतलब उसके पास वो दुकान हो सकती है। देखिए, यहाँ पर भूमि का आप रूढ़ अर्थ मत लेना कि कोई भूमि का मतलब प्लाट या खेती योग्य भूमि। भूमि का मतलब है कि वह स्थान जहाँ पर आप अपना उत्पादन प्रक्रिया शुरू करेंगे। जैसे कोई किसान के लिए भूमि का मतलब क्या है? खेत है। किसी दुकान वाले के लिए भूमि का मतलब क्या है? कि कोई दुकान है, कोई कॉम्प्लेक्स है, कोई माल है। तो भूमि सबसे पहले ज़रूरी होती है। यानी कोई भी उत्पादन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए आपको क्या शुरू चाहिए? भूमि चाहिए। और भूमि नामक जो संसाधन होता है उसके बदले पेमेंट क्या मिलता है या दिया क्या जाता है? तो आप बताएंगे लगान या रेंट। जैसे आप कहीं पर भी भूमि लेंगे तो आप उसके बदले क्या चुकाएंगे? रेंट चुकाएंगे, लगान चुकाएंगे।
तो रेंट आपको देना होगा। तो भूमि संसाधन के बदले दिए जाने वाला प्रतिफल क्या है? रेंट है, ध्यान रखना, लगान है। यदि आपकी भी भूमि हो, यानी जैसे कुछ लोग कहते हैं कि यदि मेरी स्वयं की भूमि हो तो भी उसका रेंट लागत में जुड़ना चाहिए। जो लागत बनेगी उसमें भूमि के बदले जो लगान है वो जुड़ना चाहिए। तो जैसे आप कहीं पर भूमि खरीदेंगे तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? लगान चाहिए। इसके बाद आपको श्रम चाहिए, और श्रम के बदले आप क्या पे करेंगे? मजदूरी। कोई भी कार्य करने के लिए आपको श्रम की आवश्यकता पड़ेगी। आप कोई भी कार्य करेंगे तो पूंजी लेंगे, और पूंजी के बदले आप क्या पे करेंगे? ब्याज। जिससे भी आप पूंजी लेंगे उसके लिए आप ब्याज पे करेंगे, और इसको फिर क्या प्राप्त होगा? साहसी या संगठन को इसको लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि इसने जोखिम उठाया है, इसलिए यह लाभ का हकदार है। एक सोच ये भी हो सकती है कि हानि, तो हानि कोई प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं है, इसलिए यहाँ पर लाभ शब्द मैंने लिखा है। तो इस चीज़ को तो ज़रूर आप देख लेंगे। कई सारे एग्ज़ाम में, जैसे एसएससी के एग्ज़ाम में या अन्य एग्ज़ाम में ये आता रहता है कि उत्पादन के साधन क्या हैं, किसको क्या प्राप्त होता है। तो उत्पादन के कितने साधन हैं? एक भूमि है, एक श्रम है, पूंजी है, संगठन, उद्यमी या साहसी है, और प्राप्त होने वाला भूमि को क्या मिलेगा? लगान मिलेगा, श्रम को मजदूरी, पूंजी को ब्याज, और अंतिम जो तत्व है उसको क्या प्राप्त होगा? लाभ। तो उत्पादन क्या है, उपभोग क्या है, उत्पाद क्या है, मूल्य कैसे निर्धारित होता है, और उत्पादन के साधन क्या होते हैं, ये आप समझ गए होंगे, निश्चित तौर पे समझ गए होंगे। तो देखिए, इस लेक्चर में यही है कि आप पहले अर्थव्यवस्था के पूरे एक खाका जो दिमाग में है आपके बन जाए, फिर एक एक टॉपिक लेकर के हम सब आगे बढ़ें। उत्पादन के बाद अब एक मुख्य चुनौती और आती है, और वो चुनौती क्या है? वितरण। ध्यान रखना कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो उत्पादन के बाद वितरण की चुनौती आएगी। तो वितरण क्या है, पहले इसको समझ लीजिए। देखिए, जो वस्तुएं और सेवाएं बनेंगी उनको लोगों तक पहुंचाना, ये क्या है? ये वितरण है। जैसे आपको कोई सामान चाहिए तो आप कहाँ पर जाते हैं? आप बाज़ार जाते हैं। अब बाज़ार में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपूर्ति यानी कि सप्लाई, और मांग यानी कि डिमांड, दोनों का अपना एक चक्र बनेगा, और दोनों के कटान बिंदु पर क्या बन जाएगी? कीमत। यानी सरल भाषा में आप समझिए, वितरण का मतलब क्या है कि जो वस्तुएं और सेवाएं अर्थव्यवस्था में उत्पन्न होंगी वो लोगों तक कैसे पहुंचेंगी, किस प्रक्रिया से पहुंचेंगी, इसको हम क्या कहते हैं? वितरण कहते हैं। यानी कि सरल भाषा में आप इसको नोट कर लेंगे कि वस्तुओं एवं सेवाओं का जो लोगों तक पहुंचने की प्रक्रिया होती है, या वो जो जनसंख्या मैंने लिखी थी कि अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य अपनी जनसंख्या को वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराना है, तो वस्तुओं और सेवाओं की जनसंख्या तक पहुंच जो है वही क्या है? वितरण है। कि वस्तु और सेवाएं कैसे जनसंख्या तक या लोगों तक पहुंचेंगे, इसको हम क्या कहते हैं? वितरण कहते हैं। और अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है ये कि वितरण कैसा होगा, वितरण कौन करेगा। तो वितरण मॉडल होते हैं, वो मॉडल भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन वितरण को सबसे पहले आप समझ लेंगे। तो अर्थव्यवस्था जब उत्पादन करती है, यानी कि उत्पादन जब हो जाता है, तो उत्पादन के बाद एक चुनौती आती है वितरण की। अब आप देखिए यहाँ पे उदाहरण से समझिए, जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका वितरण सरकार करती है। जैसे भारत में जैसे सब्सिडी युक्त अनाज का वितरण सरकार करती है। इसके अलावा अब अगर आप देखेंगे तो इसके पहले केरोसिन आपको मिलता था, सरकार इसका वितरण करती थी खाना बनाने के लिए और जलाने के लिए या प्रकाश के लिए। कुछ चीज़ें आप बाज़ार में ख़रीदते हैं, वहाँ पर सरकार की कोई भूमिका नहीं होती। तो कुछ चीज़ें आपको सरकार दे रही है, कुछ चीज़ आपको निजी क्षेत्र दे रहा है। तो आखिर ये वितरण का अलग अलग मॉडल क्यों है? तो वितरण को समझना है। तो वितरण क्या है? वस्तुओं और सेवाओं तक जो जनसंख्या तक पहुंचाने की प्रक्रिया है या जो पहुंच है, उसी को हम क्या कहेंगे? वितरण कहेंगे। ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, वितरण के 3 मॉडल हैं, यहाँ पर ध्यान रखना। वितरण के 3 मॉडल हैं। वितरण का जो पहला मॉडल है वो है राज्य वितरण मॉडल। राज्य वितरण मॉडल यानी कि सरकारी वितरण प्रणाली, इसको आप कह सकते हैं, राज्य वितरण प्रणाली कह सकते हैं। तो इसको आप चाहे कह लीजिए राज्य वितरण मॉडल, या इसको कह लीजिए सरकारी वितरण प्रणाली। इन चीज़ों को बहुत ध्यान से आप लिख लेंगे, क्योंकि ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं आपके लिए।
और इनकी समझ यदि आपको हो जाए तो अर्थव्यवस्था फिर आपको समझ में आएगी, बहुत बढ़िया तरीके से आप समझेंगे अर्थव्यवस्था। तो वितरण क्या है और उसके बाद वितरण के मॉडल क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि राज्य वितरण मॉडल क्या है, सरकारी वितरण मॉडल क्या है। देखिए, सरकारी वितरण मॉडल या राज्य वितरण मॉडल, राज्य आप संविधान में समझ चुके हैं कि राज्य क्या है, राज्य का मतलब क्या है, देश। तो राज्य वितरण मॉडल या सरकारी वितरण मॉडल क्या है, इसमें सभी वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति राज्य या सरकार द्वारा की जाती है। यानी इसमें सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति राज्य या सरकार द्वारा की जाती है। और अगर क्लासिकल समाजवाद में चलें, जो कि रूस में, सोवियत संघ में रहा, चीन में रहा, तो यहाँ पर क्या होता है कि सभी वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति मुफ्त की जाती है। क्लासिकल आदर्श अगर समाजवाद में चलें, आदर्श समाजवाद कहता है कि अपने सभी नागरिकों को मुफ्त में वस्तुएं और सेवाएं दी जानी चाहिए। और ऐसा पहले सोवियत संघ और चीन में हुआ भी। तो या तो यहाँ पे सरकार सभी वस्तुओं को मुफ्त में उपलब्ध करवाती है, या फिर कह सकते हैं कि सब्सिडी युक्त कीमतों पर या बहुत कम कीमत पर, या बहुत कम कीमत पर उपलब्ध करवाती है। यहाँ पर ध्यान रखिए। तो सबसे पहले वितरण के कितने मॉडल हैं, एग्जाम में कभी भी आपसे क्वेश्चन आ जाए। वितरण के 3 मॉडल होंगे। 3 में से पहला मॉडल कौन सा है, राज्य का वितरण मॉडल, राज्य वितरण मॉडल या सरकारी वितरण प्रणाली। तो पूर्ण रूपेण 100% सरकारी वितरण प्रणाली विश्व में अब दुर्लभ है। पहले सोवियत संघ और चीन में पाई जाती थी। समाजवाद का यही लक्ष्य होता था कि सभी लोगों को समान रूप से वस्तुएं सेवाएं मुफ्त में वितरित की जाएं, मुफ्त में यदि नहीं तो सब्सिडी युक्त या बहुत कम कीमतों पर वितरित की जाए। हालांकि क्लासिकल जो आदर्श समाजशास्त्र है उसमें यही है कि मुफ्त वितरित की जाए। तो सबसे पहले वितरण की प्रणाली क्या है, राज्य वितरण प्रणाली। और इस वितरण प्रणाली के पक्ष में तर्क क्या है कि अमीर और गरीब न हो, सबकी क्रय शक्ति क्षमता एक जैसी नहीं होती। यदि बाजार पे सब कुछ छोड़ दिया जाएगा तो वही खरीद पाएगा जिसके पास क्रय शक्ति क्षमता होगी और या क्षमता होगी, आम आदमी खरीद नहीं पाएगा। इसलिए राज्य को वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति मुफ्त में करनी चाहिए। तो ये मॉडल समाजवाद से जुड़ा हुआ है। तो इसको हम राज्य वितरण मॉडल या सरकारी वितरण मॉडल कहते हैं। और दूसरा वितरण मॉडल आपका है बाजार वितरण मॉडल या बाजार वितरण प्रणाली। बाजार वितरण प्रणाली मुख्य रूप से पूंजीवाद का लक्षण है। ध्यान रखना, ये जो राज्य मॉडल है, बाजार मॉडल है, मिश्रित मॉडल है, अर्थव्यवस्था में भी आपको सेम मिल जाएगा। तो बाजार वितरण मॉडल क्या है, इसमें जो वस्तुएं और सेवाएं हैं, यानी कि इसमें जो वस्तुएं प्लस सेवाएं हैं, उनका वितरण कौन करता है, निजी क्षेत्र करता है या बाजार करता है। यानी कि यहाँ पर कोई भी वस्तु आपको खरीदनी है तो निजी क्षेत्र या बाजार में ही आप जाकर के खरीदेंगे। और इसमें आपको किसी प्रकार की मुफ्त सामान या किसी भी प्रकार की सब्सिडी की गुंजाइश नहीं रहती है। यहाँ पर सीधे मांग और पूर्ति के हिसाब से कीमतें तय होती हैं, उसी कीमत पर आपको सामान खरीदना होता है। तो जो पूंजीवाद देश थे वो यही मॉडल अपनाते हैं। विश्व में आजकल, वैसे तो विश्व में अगर आजकल देखेंगे तो मिश्रित मॉडल है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आने के बाद राज्य आवश्यक वस्तुएं खुद उपलब्ध करवाता है और बाकी चीज़ें जो है बाजार को देता है। तो अगर 100% बाजार वितरण प्रणाली हो तो वहाँ पर क्या होगा कि वस्तुएं और सेवाएं आपको निजी क्षेत्र उपलब्ध कराएगा, बाजार उपलब्ध कराएगा, इसमें राज्य की कोई भूमिका नहीं होगी। और यहाँ पे मूल्य कैसे निर्धारित होंगे, कीमत कैसे निर्धारित होगी, कीमत निर्धारित होगी मांग और आपूर्ति के चक्र द्वारा। यानी कि सप्लाई कितनी है और डिमांड कितनी है। और आप सिंपल अर्थशास्त्र तो समझते हैं कि यदि किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाए तो कीमत अपने आप बढ़ेगी, सप्लाई कम होगी तो डिमांड अपने आप बढ़ेगी, और अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो मांग अपने आप कम पड़ जाएगी, कीमतें भी नीचे आ जाएंगी। तो बाजार मॉडल में क्या होता है कि हर चीज़ मांग और आपूर्ति के अनुसार निर्धारित होती है, तो इसको वितरण का बाजार मॉडल कहते हैं। और तीसरा जो वितरण मॉडल है वो है मिश्रित वितरण प्रणाली। मिश्रित वितरण प्रणाली में क्या होता है कि यहाँ पर वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति दोनों करते हैं। यानी कि दोनों मतलब सरकार या राज्य भी कुछ चीज़ों का वितरण करता है और कुछ चीज़ों का वितरण निजी क्षेत्र करता है।
जैसे भारत को हम भारत का उदाहरण इसमें ले सकते हैं। जैसे भारत में क्या है, अनेक वस्तुएं सरकार सब्सिडी युक्त कीमतों पर देती है। जैसे अगर आप देखेंगे तो एलपीजी सिलेंडर सरकार द्वारा वितरित किए जाते हैं, उसके लिए सरकार एजेंसी देती है, लेकिन नियंत्रण उस पर किसका रहता है, सरकार का रहता है। सब्सिडी युक्त सिलेंडर आपको मिलते हैं। इसके अलावा पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत आप जानते हैं अनाज का वितरण होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। अनाज कम कीमतों पर हमको मिलता है। खाद्य सुरक्षा योजना आपने सुनी होगी, उसके तहत 3 रुपये 2 रुपये 1 रुपये में अनाज हमको मिलता है। तो ये कौन वितरण कर रहा है, सरकार या राज्य। तमाम प्रकार की शिक्षा प्रणाली को मुफ्त सरकार हमको दे रही है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और तमाम कल्याणकारी योजनाएं सरकार द्वारा संचालित हैं और वहाँ पे वितरण कौन कर रही है, सरकार। और उसके बाद जैसे अगर आपको एक फ्रिज खरीदना है, एसी खरीदना है, कार खरीदनी है, अपने घर के लिए आपको कोई आवश्यक सामान खरीदना है, तो उनको सरकार नहीं उपलब्ध कराएगी। उसके लिए आप कहाँ जाएंगे, बाजार जाएंगे। तो इस प्रणाली को क्या कहेंगे, मिश्रित प्रणाली। तो वितरण क्या है ये जाना, और वितरण की कितनी प्रणालियाँ हैं, 3। वितरण की कितनी प्रणालियाँ हो गई, 3। पहली वितरण प्रणाली कौन सी, राज्य वितरण प्रणाली, या जिसको हम कह सकते हैं सरकार द्वारा वितरण किया जाता है। दूसरे में पूरा निजी क्षेत्र द्वारा किया जाता है, बाजार द्वारा किया जाता है, और तीसरे में दोनों का मिला जुला रूप अपनाया जाता है। तो ये 3 वितरण प्रणालियाँ होती हैं, और वितरण भी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पक्ष है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो मेरी समझ से आप समझ गए होंगे, यानी अर्थव्यवस्था में वस्तु, सेवाएं, उनका उत्पादन, उत्पादन के बाद फिर वितरण, उत्पादन प्रक्रिया, निवेश, उत्पाद, उपभोग, और साथ ही साथ कीमतें, बाजार, और क्या, मांग और पूर्ति, ये सारी चीज़ें हैं। इन चीज़ों को अगर आप समझेंगे तो अर्थव्यवस्था आपकी समझ में आएगी। अब इसी में उपभोक्ता कौन होगा, जो उपभोग करेगा वो उपभोक्ता हो जाएगा। तो जैसे बेसिक जो परिभाषाएं हैं कि वितरण क्या होता है आप जान गए, उपभोग क्या होता है आप जान गए, भाई वस्तु और सेवाएं बनेंगी। तो सरल भाषा में देखिए, इन शब्दों का मतलब आप बिल्कुल समझिए कि उत्पादन क्या है आपने जान लिया, वितरण क्या है ये भी आपने जान लिया। अब उत्पादन से उत्पाद भी आपने जान लिया। प्रोडक्ट क्या होता है, उत्पादन प्रक्रिया के द्वारा जो वस्तु और सेवा बनती है या उत्पादित होती है वो प्रोडक्ट है। और जो इस उत्पाद को प्रयोग करेगा वो क्या कहलाएगा, उपभोक्ता कहलाएगा। जैसे आप बाजार जाते हैं और कोई चीज़ खरीदते हैं तो आप क्या हुए, उपभोक्ता हुए। बिल्कुल सिंपल आप समझ लीजिए। और उपभोक्ता क्या करेगा, इस उत्पाद का उपभोग करेगा। और उपभोक्ता को वस्तुएं कहाँ से मिलेंगी, 3 वितरण मॉडल हैं, या तो राज्य देगा या बाजार देगा या दोनों का मिश्रण होगा। और कीमतें क्या होती हैं ये आपने जाना। आपूर्ति क्या होती है कि वस्तु और सेवाएं जितनी उपलब्ध हैं किसी अर्थव्यवस्था में वो क्या है, आपूर्ति। और डिमांड क्या है, जितनी ज़रूरत है या जितनी लोग मांग कर रहे हैं वो क्या है, डिमांड है। तो डिमांड यानी आपूर्ति क्या है, और सप्लाई क्या है, कीमतें क्या हैं, उत्पादन, वितरण, उत्पाद, उपभोग, उपभोक्ता, ये बेसिक चीज़ों से आप पहले परिचित हो जाइए। अब इसके बाद हम सब आगे बढ़ते हैं तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र जान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं, क्योंकि इसकी भी ज़रूरत आगे आपको पड़ेगी। तो एक टॉपिक ये भी है कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है। इन्हीं क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनको क्रियाएं कहते हैं। जैसे अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। और इनमें जो कार्य होते हैं उनको क्रियाएं कहते हैं। तो कहीं कहीं एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक क्रियाएं। तो देखिए अर्थव्यवस्था के क्षेत्र जब आप समझेंगे तो एक चीज़ और यहाँ पे समझ लेना कि इनमें जो कार्यरत लोग होते हैं या जो कार्य इनमें होते हैं उसको क्रियाएं कहते हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज़ जैसे, तो जो प्राथमिक क्षेत्र में कार्य हो रहे हैं उनको क्या कहेंगे, प्राइमरी एक्टिविटीज़। जो द्वितीय क्षेत्र में कार्य हो रहे हैं उनको हम सेकेंडरी यानी कि उद्योग संबंधी क्रियाएं, और तीसरे में सेवा संबंधी क्रियाएं। तो क्षेत्र के साथ क्रियाएं भी आप समझ लेंगे ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। देखिए आजकल तो वैसे अर्थव्यवस्था में 5-5 क्षेत्र तक बताए जा रहे हैं, लेकिन जो अर्थव्यवस्था के मौलिक क्षेत्र हैं जिनका हमें अध्ययन करना है वो हैं कुल 3। तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था में जो सबसे पहला क्षेत्र है उसको हम कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। इसको अर्थशास्त्री एक और नाम देते हैं कृषि संबद्ध गतिविधियां, यानी कृषि से जुड़ी हुई गतिविधियां। यानी कि अर्थव्यवस्था को जो पहला क्षेत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं।
इसको समझ लीजिए, इसको अर्थशास्त्री एक और नाम देते हैं और वो नाम क्या है? कृषि संबद्ध गतिविधियाँ, अर्थात कृषि से जुड़ी हुई गतिविधियाँ। तो मूल रूप से इसमें कृषि और उससे जुड़े हुए व्यवसाय आते हैं। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र का सरल मतलब है कि अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहाँ पर हम प्राकृतिक संसाधन को कच्चे माल के तौर पे प्राप्त करते हैं, इतना आपको समझना है। यानी कि जहाँ पर हम प्राकृतिक संसाधन को कच्चे माल के तौर पर प्राप्त करते हैं। अब प्राकृतिक संसाधन तो आप समझ ही रहे होंगे कि जो प्रकृति से हमें मिलता है, चाहे वो खनिज हो, चाहे मछलियाँ हो, चाहे वो जल हो, चाहे वन से मिलने वाले प्रोडक्ट हो, या जो हम कृषि उत्पाद प्राप्त करते हैं, ये क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। तो प्राकृतिक संसाधन को जिस क्षेत्र में कच्चे माल के तौर पे मतलब प्राप्त किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। और इसको कृषि संबद्ध गतिविधियां भी कहते हैं, यानी कृषि से जुड़े हुए जो कार्य होते हैं उनको हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। और क्रियाएं मैं इसलिए जोड़ रहा हूं साथ साथ, किसको भी आप समझते चलेंगे, जो कार्य इस क्षेत्र में होंगे उसे प्राथमिक क्रियाएं कहेंगे। जैसे मान लो आपसे कभी पूछ ले कि कृषि कैसी क्रिया है, तो आप बताएंगे प्राथमिक क्रिया है। कई बार ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि निम्न में से कौन सी प्राइमरी एक्टिविटीज़ नहीं है या प्राथमिक गतिविधि नहीं है, तो आप समझ जाएंगे कि गतिविधियाँ या क्रियाएँ भी यही हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र और क्रियाएं, प्राथमिक क्रियाएं, जो प्राथमिक क्षेत्र होगा वही प्राथमिक क्रियाएं, यानी कि उसमें जो कार्य होंगे वो प्राथमिक क्रियाएं होंगी। तो जिस क्षेत्र में, यानी अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जिसमें हम प्राकृतिक संसाधन को कच्चे माल के तौर पर प्राप्त कर लें, वो क्या है? प्राथमिक क्षेत्र है। अब इसमें क्या क्या आएगा? जैसे कृषि इसका मुख्य है, कृषि संबद्ध गतिविधियाँ इसीलिए नाम ही दिया गया है। इसमें आएगा आपका पशुपालन। अब देखिए, कृषि में बहुत विस्तार है। कृषि में फिर जैसे मधुमक्खी पालन भी आ जाएगा, उसमें मछली पकड़ना भी आ जाएगा, सेरीकल्चर भी आ जाएगा। तो मतलब कृषि और पशुपालन से जुड़ी हुई सभी गतिविधियाँ, डेयरी जैसे कार्य, तो कृषि, पशुपालन। जैसे इसी में मत्स्यन, मत्स्यन मतलब मछली पकड़ना। इसी में जैसे आखेट भी आ जाएगा, यानी जो शिकार होता है, शिकार जो वैध शिकार है, जिससे हम विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, चमड़े, मांस आदि प्राप्त करते हैं। अवैध नहीं, वैध तो शिकार यानी आखेट भी आ जाएगा। इसी में वन से जो संग्रहण होता है, जैसे आप जानते हैं ना कि बहुत सारी अर्थव्यवस्थाएं या बहुत सारे आदिवासी संग्राहक होते हैं। संग्राहक मतलब कि वो वनों से विभिन्न चीज़ें संग्रहित करते हैं। तो वन से जो संग्रहण होता है या वन से जो संग्रहण होता है वो भी इसी में आ जाएगा। इसी में खनन शामिल होगा, यानी जो धरती से हम खनन करके, माइनिंग करके खनिज प्राप्त करते हैं, वो भी इसी में आ जाएगा। तो कृषि, पशुपालन, मत्स्यन, आखेट है, वन संग्रहण है, खनन है, इन गतिविधियों को आप क्या कहेंगे? प्राइमरी एक्टिविटीज़, प्राथमिक गतिविधियाँ। या और इस क्षेत्र को क्या कहेंगे? प्राथमिक क्षेत्र। तो अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं? 3 मैं आपको बताऊंगा, जिनमें से ये पहला क्षेत्र है। तो कृषि और उससे जुड़ी हुई गतिविधियों को हम इस क्षेत्र में रखते हैं, और इस क्षेत्र में जो कार्य होते हैं उनको हम प्राथमिक क्रियाएं कहते हैं। यहाँ पर हम प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे माल के तौर पर प्राप्त कर लेते हैं। और कुछ यहाँ पे ये लिखे हुए हैं जिनको आपको समझना है कि ये प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। इसके बाद अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र आता है, यानी कि जो दूसरा क्षेत्र है उसमें क्या आएगा, आप इसको समझने का प्रयास करिए। देखिए, द्वितीय क्षेत्र को आमतौर पर विनिर्माण क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र से संबंधित करते हैं या इसको अन्य नाम देते हैं। तो द्वितीय क्षेत्र को क्या कहेंगे? यानी कि उद्योग क्षेत्र या विनिर्माण क्षेत्र इसको कहेंगे। तो द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है कि कच्चे माल को प्राप्त करके और उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग इसमें होती है, विनिर्माण होता है। इसीलिए इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है द्वितीय क्षेत्र के लिए कि ये विनिर्माण क्षेत्र है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, औद्योगिक क्षेत्र है। देखिए, उदाहरण से समझिए। जैसे अगर कोई किसान गन्ना उगाता है तो ये कौन सी गतिविधि हुई? प्राथमिक गतिविधि हुई। और वो कौन सा क्षेत्र हुआ? प्राथमिक क्षेत्र हुआ। लेकिन उस गन्ने को लेकर के उससे चीनी बनाई जाए तो ये चीनी किस उद्योग में जाएगी या किस क्षेत्र में जाएगी? द्वितीयक में जाएगी। या जैसे वनों से लकड़ी प्राप्त की जाए और उस लकड़ी से कागज़ बना दिया जाए तो कागज़ क्या हुआ? विनिर्माण हुआ। इसी तरीके से बहुत सारे उदाहरण हैं। खनन से कच्ची धातु प्राप्त करके, लोहा प्राप्त करके हम स्टील बना दें तो ये कौन सा क्षेत्र हुआ? तो विनिर्माण हुआ। तो विनिर्माण प्रक्रिया आती है। आमतौर पर विनिर्माण प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल ग्रहण करता है और फिर उसको मैन्युफैक्चर करके उद्योग क्षेत्र का विकास करता है। तो द्वितीय क्षेत्र में अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछे तो इसमें सभी प्रकार के उद्योग, सभी प्रकार का विनिर्माण, यानी सभी प्रकार के मैन्युफैक्चरिंग जो क्षेत्र होते हैं वो आते हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित एक्टिविटीज़ इसमें आती हैं। तो द्वितीय क्षेत्र में क्या आएगा? विनिर्माण या उद्योग क्षेत्र आएगा, जो प्राथमिक क्षेत्र से कच्चे माल प्राप्त को ले करके और फिर उसका मैन्युफैक्चरिंग करके
कोई जो है औद्योगिक उत्पाद तैयार करेगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम द्वितीयक क्षेत्र कहेंगे। इसके बाद अर्थव्यवस्था में आता है तृतीयक क्षेत्र या जो हमारा सेवा क्षेत्र है। देखिए तृतीयक क्षेत्र को क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र कहते हैं। तो जब किसी देश में प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र का विस्तार होता है तो सेवा क्षेत्र अपने आप विकसित होने लगता है। हालांकि कुछ देश ऐसे भी होते हैं, जैसे भारत इसका उदाहरण है, जहाँ पे सेवा क्षेत्र बहुत विकसित हुआ है, उद्योग क्षेत्र उसकी अपेक्षा में उतना विकसित नहीं हुआ है। तो सेवा क्षेत्र में क्या होता है, सर्विस सेक्टर जो होता है, इसमें इसमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। जैसे जब कृषि विकसित हो जाएगी, उद्योग विकसित हो जाएंगे तो सेवाएं विकसित होंगी। अब सेवा क्षेत्र में क्या आता है, ध्यान से देखेंगे, जैसे इसमें शिक्षा आएगी, इसमें स्वास्थ्य आएगा, इसमें बैंक आएगा, इसमें बीमा आएगा, इसमें संचार का मतलब इंटरनेट से लेकर के फ़ोन, जो भी आप ईमेल आदि का प्रयोग करते हैं वो इसमें आ जाएगा। इसमें परिवहन आएगा, इसमें वाणिज्य आएगा, वाणिज्य या व्यापार वो हर प्रकार का है, चाहे वो ई कॉमर्स हो या साधारण कॉमर्स हो, ये सारी चीज़ें इसी में आएंगी। तो जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बैंक है, बीमा है, परिवहन है, वाणिज्य है, व्यापार है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये आपके किस क्षेत्र में आएंगी, ये आपकी आएंगी सर्विस सेक्टर में, सेवा क्षेत्र में आएंगे। जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सेवा क्षेत्र को अदृश्य क्षेत्र कहा जाता है, अदृश्य मद कहा जाता है। तो सेवा क्षेत्र में क्या होता है कि इसमें कोई ना कोई सर्विस प्रदान की जाती है। जैसे अब बैंक है तो बैंक ना तो किसी वस्तु का उत्पादन करता है, ना तो वो प्राथमिक क्षेत्र का कोई उत्पादन करता है, ना ही द्वितीयक क्षेत्र का। वो आपको कौन सी सेवाएं देता है, वित्तीय सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं देता है, आपको ऋण देता है, आपके धन को जो है या आपकी राशि को रख करके आपको ब्याज देता है। तो इस तरह के कार्य करता है। तो सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्र में मुख्य रूप से, हो सकता है एक आध उदाहरण छूट रहे हों, लेकिन मुख्य रूप से यही सारी चीज़ें आएंगी। जैसे शिक्षा आएगा, इसमें स्वास्थ्य आएगा, बैंक है, बीमा है, संचार है, परिवहन है, वाणिज्य और व्यापार इसी में आ जाएगा। तो ये सारे क्या हैं, सेवाएं हैं, और दिन ब दिन नई नई सेवाएं आ रही हैं। तो सर्विस सेक्टर ये सेवा के बदले जो है उत्पादन प्राप्त करता है। तो ये तो 3 क्षेत्र हो गए। अब एक चीज़ और यहाँ पर समझ लीजिए, इन्हीं तीनों क्षेत्रों के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण भी किया जाता है। ध्यान रखना, इन्हीं तीनों क्षेत्रों के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण भी किया जाता है। ठीक। अब जैसे अगर आप पढ़ेंगे तो मैं अगले टॉपिक में आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन यहाँ जान लीजिए इस आधार पे भी अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण होता है। अगर किसी अर्थव्यवस्था में कृषि की प्रधानता है तो उसे कृषक अर्थव्यवस्था कहेंगे। कोई मैन्युफैक्चर या उद्योग में बहुत उन्नति रखता है तो उस अर्थव्यवस्था को औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहेंगे। कोई सेवा क्षेत्र में महारत रखता है तो उसको हम सेवा अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो एक वर्गीकरण भी होता है, तो इसको आप समझ लीजिए। अब एक चीज़ इसमें मैं आपको और समझाना चाहता हूँ, अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हो गए, 3। यानी कि हम पहले को यहाँ पे अगर हम कृषि लिख दें या इसको हम प्राथमिक लिख दें, और दूसरे को हम उद्योग लिख दें, और तीसरे को हम सेवा लिख दें, यानी कि अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं, 3, आप जान गए हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको और समझनी है। जैसे ये 3 आमतौर पे क्षेत्र होते हैं। तो आप जानते हैं कि मानव ने शुरुआती जो उसने आरंभिक कार्य किए थे वो कृषि और पशुपालन थे। जैसे मानव पहले घूमता था तो कोई अर्थव्यवस्था नहीं थी, उसने स्थायी जीवन शुरू किया, कृषि शुरू की, पशुपालन शुरू किया, फिर वहीं से वितरण प्रणाली आई, या विनिमय आया, विनिमय मतलब वस्तु विनिमय। तो वहाँ से अर्थव्यवस्था का विकास धीरे धीरे हुआ। तो मानव ने सबसे पहले कौन से कार्य किए, कृषि कार्य किए। तो यदि कोई अर्थव्यवस्था अभी भी आरंभिक समय में है तो वहाँ पे कृषि की प्रधानता होगी। जैसे विश्व में आप देखेंगे 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं आपको मिलेंगी। कहीं पर अभी भी कुछ अर्थव्यवस्थाएं ऐसी भी होंगी जहाँ पर पूरी राष्ट्रीय आमदनी का या GDP का 60 से 70% कृषि से आता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम कृषक अर्थव्यवस्था कहेंगे। कहीं कहीं उद्योग आ चुके हैं, कहीं कहीं सेवाएं, और कहीं कहीं तीनों का उचित संतुलन प्राप्त कर लिया गया है। तो इसमें कुछ तथ्य हैं, उनको आप जरूर याद रखेंगे, एग्जाम में आपके काम आएंगे। जैसे अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर वर्तमान स्थिति को देखेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था में, या भारत की जो अर्थव्यवस्था है या भारत की जो GDP है, अगर हम ब्रैकेट में यहाँ पर लिख दें क्या, GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो भारत की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान वर्तमान में सेवा क्षेत्र का है। ध्यान रखना, भारत की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किसका है, सेवा क्षेत्र का है। उसके बाद दूसरे नंबर पे उद्योग आते हैं, और सबसे अंत में कृषि आती है। यानी एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है एग्जाम में
कि भारतीय अर्थव्यवस्था के योगदान के क्रम में तीनों क्षेत्रों को लगाइए, तो नंबर 1 पर आप क्या लगाएंगे? सेवा क्षेत्र। नंबर 2 पर आप क्या लगाएंगे? उद्योग। और नंबर 3 पर आप क्या लगाएंगे? कृषि। यानी अगर आप देखेंगे तो एक विरोधाभास आपको मिलेगा कि भारतीय कृषि में सबसे ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, लेकिन भारतीय कृषि का हमारी राष्ट्रीय आय में बहुत कम योगदान है। उसके कई कारण हैं, उनको हम सब कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये आप बिल्कुल तैयार रखिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा योगदान किस क्षेत्र का है? सेवा का, फिर उद्योग का, फिर कृषि का। न्यूनतम किसका है? कृषि का है। और भारत की एक समस्या ये रही है कि भारत में सेवा क्षेत्र बहुत विकसित हो गया है। जैसे भारत की 2/3 60% से ज़्यादा आमदनी सेवा क्षेत्र से आती है, लेकिन देश की अधिकांश जनसंख्या को रोजगार प्रदान करने के लिए उद्योग का विकसित होना बहुत ज़रूरी है। तो भारत में क्या हुआ है कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसमें कृषि क्षेत्र से सीधे सेवा क्षेत्र पे जंप कर दिया गया है। यह हमारी अर्थव्यवस्था में हम कृषि सीधे सेवा क्षेत्र में जंप कर गए हैं, इसलिए उद्योग उतने विकसित नहीं हुए हैं। इसीलिए भारत के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, रोजगार विहीन विकास। यानी विकास तो हुआ है, आर्थिक समृद्धि प्राप्त हुई है, लेकिन उस अनुपात में रोजगार क्रिएट नहीं हुए हैं, जॉब उतनी क्रिएट नहीं हुई है। तो एक क्वेश्चन ये एग्जाम में आता है, कई बार आता है एग्जाम में, कथन कारण में आया है कि भारत में रोजगार विहीन विकास की बात की जाती है। इसका मुख्य कारण क्या है कि भारत कृषि क्षेत्र से सीधे सेवा क्षेत्र में जंप कर गया है। उद्योग क्षेत्र भी उतना विकसित नहीं हुआ है, इसीलिए अधिकांश आबादी बेरोजगारी में रहती है या उसको पूरे साल रोजगार नहीं मिलता है। तो एक क्वेश्चन आप यहाँ से तैयार रखना कि अर्थव्यवस्था में, भारतीय अर्थव्यवस्था में क्रमशः योगदान किसका सबसे ज़्यादा है? सेवा का, फिर उद्योग का, फिर कृषि का। और भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र से सीधे सेवा क्षेत्र में जंप करने के कारण या वहाँ पहुँचने के कारण रोजगार में काफ़ी दिक्कतें हैं। एक पॉइंट और यहाँ पर याद रखना कि किसी भी देश में, किसी भी अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का लगातार बढ़ना इस बात का सूचक होता है कि वो अर्थव्यवस्था विकास कर रही है। यानी कि किसी भी अर्थव्यवस्था में यदि सेवा क्षेत्र बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है तो इसका मतलब वो अर्थव्यवस्था विकसित होने की तरफ बढ़ रही है, ऐसी मान्यता है। ये क्वेश्चन भी आया है। एक क्वेश्चन और इसको लिख लेना, आज़ादी के बाद से लगातार भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान घटा है। आज़ादी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में लगातार कृषि का योगदान क्या हुआ है? घटा है, कंटिन्यूअस घटा है। जैसे आज़ादी के समय हमारी लगभग आधी आमदनी, आधी जीडीपी कृषि से आती थी, वो धीरे धीरे घट करके वर्तमान में 13-14% पे या घटती बढ़ती रहती है, इसी आसपास रहती है। तो एक क्वेश्चन ये भी आ चुका है पहले एग्जाम में कि आज़ादी के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान लगातार घटा है। इसका मतलब ये नहीं है कि कृषि उत्पादन घटा है, अनाज उत्पादन बढ़ा है, दूध उत्पादन बढ़ा है, लेकिन जीडीपी में जो योगदान है वो घटा है। इसका मतलब ये रहा है कि सेवा और उद्योग क्षेत्रों ने काफ़ी प्रगति की है, खास करके सेवा ने। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में ध्यान में रखना है। तो ये इस लेक्चर में हमने आपको क्या क्या बताया कि अर्थव्यवस्था के उद्देश्य क्या होते हैं, उत्पादन क्या होता है, उसके अंग क्या होते हैं, वितरण क्या होता है, वितरण के मॉडल क्या होते हैं, साथ ही साथ अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं। इन क्षेत्रों के आधार पर 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएँ बताई जाती हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था में इन क्षेत्रों का क्या योगदान है और इनसे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। आप आराम से देखना, नोट्स बनाना, तभी आपको समझ में आएगा।